बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम फेडरल बोर्ड की असेसमेंट फ्रेमवर्क के मुताबिक जो भी उन्होंने छोटी छोटी डेफिनेशंस बताई हुई हैं उनको हम डिस्कस करते हुए हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3 तक पहुंच जाएंगे। तो मज़ीद हम कुछ बेसिक टॉपिक्स और कुछ बेसिक डेफिनेशंस मैट्रिसेस की डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, सेम हो, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या है? A square matrix is called identity matrix if each diagonal entry is 1 and all other entries except diagonal are 0. Students, 2 cross 2 का identity matrix ये है 1 0 0 1। इसको हम I2 भी लिखते हैं और I2 cross 2 भी लिखते हैं, जैसे मर्जी लिख लें, दोनों तरह से सही है। सिमिलरली I3 यानी 3 cross 3 का identity matrix वो ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये I3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एंड ये सिर्फ I1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये इसको हम I1 क्रॉस 1 कहेंगे या सिर्फ I1 कह लें, जस्ट इसमें 1 एंट्री होती है। तो ये लोएस्ट ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I1 क्रॉस 1। ये 2 क्रॉस 2 का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का ये, इसी तरह से 4 क्रॉस 4 का बनाना चाहें तो वो आप यूं बनाएंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। यानी कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और वो इस फॉर्म में होगा। स्टूडेंट्स, थोड़ी ही देर के बाद मैंने एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पर डिस्कशन शुरू करनी है। उस डिस्कशन को समझने के लिए मैं पहले कुछ बातें आपसे शेयर कर लूं, कुछ चीज़ें ऐसी शेयर कर लूं जो उस डिस्कशन में यूज़ होनी। स्टूडेंट्स, ये एक जनरल मैट्रिक्स है, मैंने एक जनरल मैट्रिक्स लिखा है। इसमें ये जो एलिमेंट है A11, इसमें ये जो पहला नंबर है ये रो को शो कर रहा है, ये जो दूसरा नंबर है ये कॉलम को शो कर रहा है। यहाँ पे 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे 1 2 का मतलब है ये जो पहला नंबर है ये रो को शो कर रहा है और ये दूसरा नंबर ये कॉलम को शो कर रहा है। A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 में 1 जो है ये रो को शो कर रहा है और 3 जो है ये कॉलम को शो कर रहा है। इन सब एलिमेंट्स में पहला पहला नंबर जो है ये रो को शो कर रहा है और दूसरा दूसरा नंबर कॉलम को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट है A11, इसमें A11 से मुराद एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन में जो एंट्री आएगी उसको हम A11 कह रहे हैं। A12 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, या यूं कह लें एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। एलिमेंट प्रेजेंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, या सिंपली यूं कह लें एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सिमिलरली इसका मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, या यूं कह लें एलिमेंट प्रेजेंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यानी उनकी इंटरसेक्शन में ये पड़ा है। A12 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। पहला नंबर रो को शो करेगा, दूसरा नंबर कॉलम को। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट रो है, इनमें सब में जो पहला पहला नंबर है ये रो को शो कर रहा है। इट मीन ये फर्स्ट रो है, लेकिन ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। सिमिलरली ये जेथ कॉलम है, मैंने जनरल जेथ कॉलम बनाया है। A1J का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड जेथ कॉलम, एंड A1N का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। इसमें मैंने n कॉलम बनाए हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये जेथ कॉलम है, ये nth कॉलम। जेथ मीन कोई जनरल कॉलम है। अब स्टूडेंट्स, ये सेकंड रो शुरू होगी है A21 A22 A23। आप चेक कर लें, तमाम एलिमेंट्स में फर्स्ट नंबर 2 है, इट मीन ये सेकंड रो है, और इनमें तमाम एलिमेंट्स में फर्स्ट नंबर जो है ये 1 है, ये फर्स्ट रो है। इसी तरह यहाँ पे तमाम एलिमेंट में फर्स्ट नंबर जो है ये 3 है, इट मीन ये थर्ड रो है। A21 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकंड रो
सेकंड कॉलम, A23 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकंड रो थर्ड कॉलम, A2J का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकंड रो एंड जेथ कॉलम, A2N का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकंड रो nth कॉलम। मैं जनरल डिस्कशन के लिए बात कर रहा हूं, ये एक जनरल मैट्रिक्स है। सिमिलरली चलते आए तो ये ith रो है, ith रो, इसमें AI1 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो फर्स्ट कॉलम, AI2 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड सेकंड कॉलम, एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड थर्ड कॉलम। AIJ इस पर डिस्कशन होनी है। AIJ दिस इज अ जनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। स्टूडेंट्स ith रो का मतलब है कोई भी ith रो हो सकती है, I को कोई भी वैल्यू दें तो वो पर्टिकुलर वैल्यू बन जाएगी, लेकिन यहाँ I इनफैक्ट जनरल रो है, ith रो, एंड J का मतलब है jth कॉलम को जनरल कॉलम है। तो इस एलिमेंट पर हमारी ज्यादातर डिस्कशन होनी है। हम अक्सर जब लिखेंगे AIJ तो इट मीन ये कोई जनरल एलिमेंट है जिसमें ith रो और jth कॉलम है। बुक वालों ने इस एलिमेंट पे डिस्कशन किया, दैट्स वाई मैंने यहां तक पहुंचना था, इसलिए बाकी सारी वजाहत कर रहा हूं। AIJ का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम, एंड सिमिलरली आपने nth कॉलम तक जाना है तो AIN मीन एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड nth कॉलम। यहां पे स्टूडेंट्स मैंने mth रो ली हुई है, दिस इज mth रो, और ये इसका nth कॉलम है। तो ये एक m क्रॉस n का जनरल मैट्रिक्स है। तो ये एक m रोज और n कॉलम्स का एक जनरल मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो m क्रॉस n है। ये देखें mth रो है, AM1 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन mth रो फर्स्ट कॉलम, AM2 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन mth रो सेकंड कॉलम, AM3 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन mth रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली AMN का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन mth रो nth कॉलम। और ओवरऑल इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें रोज कितनी हैं, रोज m हैं, और इसमें कॉलम कितने हैं, n कॉलम हैं। दैट्स वाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और ये मैंने इसी के साथ दूसरा एक मैट्रिक्स लिया है। इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि ये n क्रॉस n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देखें तो ये n रोज हैं, ये n रोज हैं, और इसमें n कॉलम्स हैं। तो ये n क्रॉस n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जबकि ये m क्रॉस n ऑर्डर का एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बाकी सारी इसमें या उसमें डिस्कशन सारी सेम है, वही है, एक ही बात है। स्टूडेंट्स बुक में जब भी कोई डिस्कशन की जाती है तो इस एंट्री पर, इस जनरल एंट्री पे की जाती है AIJ। इसका मतलब है एंट्री प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। ये कोई जनरल एंट्री है AIJ। इसमें पहला जो है ये नंबर I ये रो के लिए, और J जो है ये वाला नंबर ये कॉलम के लिए। स्टूडेंट्स मेरे पास ये एक 4x4 का जनरल मैट्रिक्स है। इसमें A11, A12, A13, A14 ये इसकी एंट्रीज हैं। A11 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, A14 का मतलब है एलिमेंट सिचुएटेड एट फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। यूं भी कह सकते हैं एलिमेंट प्रेजेंट या सिचुएटेड एट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, या यूं भी कह सकते हैं एलिमेंट प्रेजेंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे मर्जी समझ लें। तो ये नीचे वाले जो नंबर हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ये नीचे वाले नंबर हैं, इनफैक्ट ये सारे, इनको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये नीचे जो भी नंबर हैं ये सबस्क्रिप्ट होते हैं, और ऊपर यहाँ पे कोई नंबर हो तो ये सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। यहाँ पे फर्ज कर लो ये 3 है तो ये सुपरस्क्रिप्ट होगा, यहाँ पे 4 है तो ये भी सुपरस्क्रिप्ट होगा, लेकिन नीचे ये जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, इनको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं।
तो इनको या तो ए सब 1 1 बोल रहे हैं, ए सब 1 2 बोल रहे हैं, या सिंपल यूं बोल रहे हैं A11 A12 A13 वगैरह, जो भी मर्जी नीचे नंबर हो। तो हम इन शॉर्ट A11 A12 बोलेंगे, लेकिन पूरा बोलें या सही बोलें तो ए सब 1 1 ए सब 1 2 ए सब 1 3 इस तरह से बोलते हैं। ये जो नीचे नंबर्स हैं ये सबस्क्रिप्ट भी हैं और इनको इंडेक्स भी कहते हैं। इन सब में ये जो पहला पहला नंबर है ये रो को शो कर रहा होता है, और दूसरा नंबर जो है ये कॉलम को शो कर रहा होता है। फर्ज कर लो A31 मैं बोलता हूं तो इसका मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 32 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड रो सेकंड कॉलम, 33 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब स्टूडेंट्स फर्ज कर लो मैं AIJ एलिमेंट लिखता हूं और इसके पैरेलल A11 एलिमेंट लिखता हूं, तो है ये भी जनरल एंट्री मैट्रिक्स की। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये एक जनरल एंट्री है, AIJ है ये भी जनरल एंट्री, A11 है ये भी जनरल एंट्री, बट AIJ का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो jth कॉलम, बट A11 का मतलब है इसमें अब स्पेसिफिक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया। सिमिलरली A12 का मतलब है ये स्पेसिफिक इसका एड्रेस या स्पेसिफिक लोकेशन बन गई है, ये इसका स्पेसिफिक एड्रेस बन गया है, एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। AIJ का मतलब होगा एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। स्टूडेंट्स ये जो नीचे नंबर्स होते हैं ये मैंने थोड़ी देर बाद भी बताना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये जो नीचे नंबर होते हैं ये उस एलिमेंट की लोकेशन, उस एलिमेंट का एड्रेस या उस एलिमेंट की पोजीशन बता रहे होते हैं कि वो एलिमेंट कहाँ पे सिचुएटेड है। A11 का मतलब होगा एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, AIJ का मतलब होगा एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। A11 या A12 अब ये स्पेसिफिक पोजीशन या स्पेसिफिक उसकी लोकेशन बन गई। A11 का मतलब है एलिमेंट सिचुएटेड एट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट या सिचुएटेड एट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बट AIJ ये जनरल उसकी पोजीशन है ith रो एंड jth कॉलम। स्टूडेंट्स ये मेन डायगोनल होता है, इसको प्रिंसिपल या मेन डायगोनल कहते हैं। ये थोड़ी देर बाद मैंने इसकी डिटेल में डिस्कशन करनी है, सिर्फ मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये मेन डायगोनल एलिमेंट है। इस मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के अंदर आप देखें तो इसमें पहला और दूसरा एलिमेंट सेम है, यहाँ भी पहला और दूसरा एलिमेंट सेम है, यहाँ भी पहला और दूसरा एलिमेंट सेम है, यहाँ भी पहला और दूसरा एलिमेंट सेम है। इट मीन इसका ये मतलब है कि मेन डायगोनल के अंदर जब भी कोई एलिमेंट होगा तो उसके लिए अगर मैं AIJ लूं तो इट मीन I और J ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर I भी 1 है J भी 1 है तो A11 बनेगा, अगर I2 J2 है, I और J दोनों इक्वल हैं तो A22 बनेगा। A33 अगर I3 और J3 है तो A33 बनेगा, अगर I4 और J4 है तो A44 बनेगा। इट मीन मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए अगर हम इन जनरल AIJ डिस्कस करें तो इनके लिए ये कहना पड़ेगा कि इनका I और J क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। बट डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जो एलिमेंट हैं या नीचे एलिमेंट्स हैं उनमें देखें तो ये पहला और दूसरा एलिमेंट ये सेम नहीं है। इट मीन I और J डायगोनल एलिमेंट से हटकर I और J ये इक्वल नहीं होते, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के लिए ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन AIJ इफ I is not equal to J, इसका मतलब होगा all entries other than diagonal, और इसका मतलब होगा all entries on diagonal, इसका मतलब होगा all entries on diagonal, और इसका मतलब होगा all entries other than diagonal। इनको और इनको ये डायगोनल से हटकर ऊपर और नीचे वाले सब को एट ए टाइम अगर डिस्कस किया जाए, एट ए टाइम बोला जाए तो उनके लिए ये कंडीशन होती है। स्टूडेंट्स अब मैं डायगोनल के जस्ट ऊपर वाली एंट्रीज के लिए डिस्कशन करूं, डायगोनल के जस्ट ऊपर वाली एंट्रीज के लिए, तो उनके लिए अगर आप देखें तो अगर ये I और ये J है, ये I और ये J है, I1 और J2, I1 और J3, I1 और J4, तो इन सब के लिए जो ऊपर वाली एंट्रीज हैं, डायगोनल से ऊपर वाली एंट्रीज, उनमें आप अगर गौर करें तो पहला नंबर दूसरे से छोटा है, लेस है, 1 2 1 3। इट मीन इन जनरल अगर मैं AIJ कहूं इनका
तो आई जो होगा वो लेस देन जे है। द एंट्रीज अबव डायगोनल, इन सब में देखें तो आई इज लेस देन जे, यानी इनमें सब में देखें पहला एलिमेंट दूसरे से लेस है, छोटा है, आई इज लेस देन जे, इट मीन दीज आर दोज एंट्रीज विच आर अबव द डायगोनल, प्रेजेंट अबव द डायगोनल एंट्रीज। एंड एंट्रीज बिलो द डायगोनल एंट्रीज, वो वाली एंट्रीज जो डायगोनल एंट्रीज के नीचे पड़ी हैं, इनमें आप गौर करें तो ये पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। गौर कर लें, कोई भी एंट्री देखें, कोई भी एंट्री देखें तो उनमें पहला नंबर दूसरे से बड़ा है। इट मीन अगर मैं ए आई जे के सेंस में देखूं तो इन तमाम एंट्रीज में आई जो है ये ग्रेटर देन जे है। अगर आई ग्रेटर देन जे है इट मीन ये वो वाली एंट्रीज होंगी जो बिलो डायगोनल हैं, और अगर आई लेस देन जे है तो इट मीन ये वो वाली एंट्रीज हैं जो अबव डायगोनल पड़ी। ओवरऑल इन सब में ये पहला नंबर आई कहलाता है, दूसरा नंबर जे कहलाता है। पहला नंबर आई कहलाता है, दूसरा नंबर जे कहलाता है। फर्दर मोर A11 और AIJ में मजीद मैं फर्क बताता हूँ। A11 का मतलब है ये कोई जनरल एंट्री है, और AIJ का मतलब भी ये कोई जनरल एंट्री है, बट ये मोस्ट जनरल एंट्री है। मोस्ट जनरल एंट्री से मुराद आयथ रो एंड जेथ कॉलम, इसमें आयथ रो और जेथ कॉलम कुछ भी हो सकता है, ना हमें आयथ रो का पर्टिकुलर पता है कि ये कितनी रो है, ना हमें जेथ कॉलम का पर्टिकुलर पता है कि ये कितवा कॉलम है। बट A11 का मतलब होगा पर्टिकुलरली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये भी जनरल एंट्री है, ये भी जनरल एंट्री, बट इसमें पर्टिकुलरली हमें पता चल गया कि एलिमेंट होगा जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में पड़ा है। जैसे यहाँ पे मैं देखूं तो A11 एंट्री ये है, बट इसमें AIJ एंट्री मैं नहीं बता सकता हूँ। सिमिलरली अगर इसमें मैं देखूं तो A12 एंट्री ये है, मुझे कम से कम इतना पता चल गया है कि A12 का मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, बट इसमें मैं कहूँ कि AIJ एंट्री कहाँ पे पड़ी है तो वो नहीं बता सकता हूँ। इट मीन जब भी A के नीचे कोई पर्टिकुलर नंबर होंगे तो है ये जनरल एंट्री, बट उसमें कोई हमें पर्टिकुलर पोजीशन या उसकी लोकेशन का पता है कि ये एलिमेंट कहाँ पे सिचुएटेड है ये भी जनरल एंट्री है, ये भी जनरल एंट्री, बट ये मोस्ट जनरल एंट्री है। इसमें हमें पता नहीं है कि कौन सी रो और कौन सा कॉलम है, बट इधर जब आई जे की बजाय कोई पर्टिकुलर नंबर आ जाता है हमें पता चल जाता है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे सिचुएटेड है। अब फर्ज कर लो ये एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसमें मैं कहूँ कि ये वाला एलिमेंट इसकी क्या पोजीशन बन रही है, तो हम इसके लिहाज से फिर बताएंगे कि इसकी पोजीशन बन रही है A22, एलिमेंट सिचुएटेड एट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। बट इसमें मैं ये AIJ पोजीशन नहीं बता सकता हूँ। हाँ मैं ये कहूँ कि AIJ में आई को भी 2 रख लें, जे को भी 2 रख लें तो वो A22 बन जाएगा। लेकिन आयथ एंड जेथ को देखा जाए, आयथ एंड जेथ पोजीशन, सिर्फ आयथ एंड जेथ देखा जाए तो वो जनरल उसकी पोजीशन बनेगी, मोस्ट जनरल एंट्री है। AIJ मोस्ट जनरल एंट्री है, आयथ रो एंड जेथ कॉलम। उसमें ये नहीं बताया जा सकता कि आयथ रो कितनी रो है और जेथ कॉलम कितना कॉलम है, बट जब पर्टिकुलर नीचे कोई नंबर आ जाता है तो होती वो जनरल एंट्री है, बट उसमें पर्टिकुलर उसकी हम पोजीशन बता सकते हैं। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स है, इसकी हर एंट्री के बारे में हम बता सकते हैं कि ये वो किस पोजीशन या किस लोकेशन या किस एड्रेस पे पड़ा है। ये जो नीचे नंबर्स होते हैं यहाँ पे A11, A12, A13, ये उस एंट्री की पोजीशन, उस एंट्री की लोकेशन या उस एंट्री का एड्रेस बताते हैं। फर्दर स्टूडेंट्स मैं एक और बात भी बता देता हूँ, AIJ ये जस्ट सिंगल जनरल एंट्री है, सिंगल एंट्री है कोई, बट AIJ पर अगर हम यूं ब्रैकेट बना दें तो ये अब एक मैट्रिक्स बन जाता है, ऐसे कोई जनरल मैट्रिक्स है। यहाँ पे फिर वो ऑर्डर भी मेंशन करेगा कि कितना ऑर्डर है इसका। फर्ज कर लो ऐसे लिख देता है A2 क्रॉस 2, तो इट मीन ये एक जनरल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इट मीन इसमें I की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है और J की वैल्यू भी 1 से लेकर 2 तक है। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो इसमें मैंने I को 1 और 2 तक लेकर जाना है और J को भी मैंने 1 और 2 तक लेकर जाना है। तो इसमें टोटल स्टूडेंट्स 4 एंट्रीज बनेंगी। अब A के साथ 1 1 1 2
फिर ए के साथ 2 1 2 2। ये देखें, अब मैं इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करके लिखता हूं। आई को मैंने 1 वैल्यू देनी है तो मेरे पास फर्स्ट रो बनेगी 1, कॉलम भी 1, आई को 1 रखा, जे को 1 रखा, फिर आई को 1 और जे को 2 रखा। अब सेकंड रो तक जाना है, सेकंड रो 2 1, आई को 2 रखा, जे को 1 रखा, 2 2, इट मीन आई को 2 रखा और जे को भी 2 रखा, 2 वैल्यू दी, तो ये मेरे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया है। फर्ज कर लो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 होता तो इन दैट केस हम आई को 1 2 3 और जे को भी हम 1 2 3 करते, फिर टोटल 9 एलिमेंट्स बनते। कैसे? 1 के साथ 1 1 1 2 1 3, फिर 2 के साथ 2 1 2 2 2 3, फिर 3 के साथ 3 1 3 2 3 3, यानी फिर ये इतना मैट्रिक्स बन जाता है यहां तक, ए 3 क्रॉस 3। इट मीन जब भी ये जनरल फॉर्म होगी इस तरह से तो इसको हम कहते हैं दिस इज ओवरऑल, इस सारे को कहते हैं दिस इज कंपैक्ट फॉर्म। ये पैक्ड फॉर्म है, ये कंपैक्ट फॉर्म है। ये थोड़ी देर बाद फिर मैंने आगे जाके बताना है। ये इस 2 क्रॉस 2 की कंपैक्ट फॉर्म है, जबकि ये उसकी क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। यहाँ पे हमेशा ऑर्डर लिखा होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। फर्ज कर लो यहाँ पे हमें दे दे ए आई जे 2 क्रॉस 3, इट मीन आई को तो हमने 1 से लेकर 2 तक वैल्यूज देनी है, लेकिन जे को हमने 1 2 3 वैल्यूज देनी है। तो ये देखें, अब A11 A12 A13, इसकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगी। A11 आई को 1 वैल्यू दी, जे को वेरी कर लें, A11 A12 A13। आपने यूं सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं 1 के साथ, जैसे इधर मैंने सारे कॉम्बिनेशन लिए 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2। अब 1 के साथ तीनों कॉम्बिनेशन, अब 2 के साथ तीनों कॉम्बिनेशन सेकंड रो में A21 A22 A23। तो ये हमारा फिर 2 क्रॉस 3 का एक्सपेंडेड फॉर्म में मैट्रिक्स है, जबकि ये इसकी क्या होगी, कंपैक्ट फॉर्म होगी। 2 क्रॉस 3 की ये कंपैक्ट फॉर्म है और ये उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको अगर ए आई जे का कोई फार्मूला या रूल बता दिया जाए कि ए आई जे फर्ज कर लो ये है आई प्लस 3j ओवर 2, और आपको बोला जाए कि आप A22 एंट्री यहां से बनाएं, तो ए आई जे का ये गिवन फार्मूला होगा। अब A22 एंट्री हमने यहां से बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे? हम आई को भी 2 पुट कर देंगे, जे को भी 2 पुट कर देंगे इस फार्मूले में। तो आई को 2 पुट कर दो, जे को भी 2 पुट कर दो, तो हमें इस गिवन फार्मूले के मुताबिक A22 एंट्री मिल गई, दैट इज 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5। इट मीन ए आई जे इस गिवन फार्मूले या इस रूल के मुताबिक, ये एक फार्मूला भी इसको बोल सकता हूँ, या इस वक्त ये कोई गिवन रूल है, या इसको मैं रूल भी बोल सकता हूं। तो इस फार्मूले या इस रूल के मुताबिक A22 एंट्री मैंने बना ली। फिर आपको कोई इस तरह की चीज दे दे कि ए आई जे जो है इक्वल टू है आई माइनस जे ओवर 3, व्हाट इज A11 एंट्री। आपको A11 एंट्री मांगे तो आपने आई को भी 1 रख देना और जे को भी 1 रख लेना है, तो आपको A11 एंट्री मिल जाएगी। I1 J1, तो आपको A11 एंट्री दैट इज 0 एंट्री है। मेरा मकसद इस एग्जाम्पल का ये है कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से AIJ का कोई भी आपको फार्मूला दे दे, कोई भी यहाँ पे आगे फार्मूला या रूल दे दे कि एंट्री इस रूल के मुताबिक या इस फार्मूले के मुताबिक बन रही है, तो व्हाट इज A11 एंट्री, व्हाट इज A12 एंट्री, व्हाट इज A21 एंट्री, कोई भी एंट्री मांग ले। लेट इसमें A32 एंट्री मांग ले, तो आपने I को 3 और J को क्या पुट कर देना 2, तो A32 एंट्री बन जाएगी। यानी कोई भी फार्मूला देकर कोई भी एंट्री मांग सकता है। सिमिलरली आपको इस तरह का फार्मूला देकर कोई मैट्रिक्स मांग सकता है। जैसे स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 में हमें कहा जा रहा है A इज इक्वल टू AIJ, ये 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है, फॉर विच
ए आई जे, यानी इसकी जो एंट्रीज बनानी है ये इस फार्मूले के मुताबिक बनानी है, इस रूल के मुताबिक बनानी है। तो हमें कह रहे क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए बनाएं। तो स्टूडेंट्स 2 क्रॉस 2 का, यानी आई को भी 1 से लेकर 2 तक वैल्यूज देनी है और जे को भी 1 से लेकर 2 तक वैल्यू देनी है। स्टूडेंट्स ए आई जे 2 क्रॉस 2 ये इस मैट्रिक्स की कंपैक्ट, ये ए मैट्रिक्स की कंपैक्ट फॉर्म है। हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनाते हैं। आई को भी 1 से लेकर 2 तक वैल्यूज देंगे, जे को भी 1 से लेकर 2 तक वैल्यूज देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब यहां से आगे पहले आप एंट्रीज बनाएंगे। स्टूडेंट्स अब ये एंट्रीज हम इस फार्मूले या इस रूल से पहले हम बनाएंगे ये एंट्रीज, और फिर इन एंट्रीज को इसमें पुट करेंगे। A11 का मतलब है इसमें आई को भी 1 पुट करो, जे को भी 1 पुट करो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एंट्री बनाना सिखाई है आपको, तो ये हमारे पास A11 बनेगी। सिमिलरली A12, इट मीन आई को 1 और जे को 2 पुट करो इस फार्मूले में, तो A12 बनेगा। A21 का मतलब है आई को 2 और जे को 1 पुट करो, A21 एंट्री बनेगी। और A22 का मतलब है इसमें आई को भी 2 पुट करो, जे को भी 2 पुट करो, तो आपको ओवरऑल ये एंट्री बन जाएगी। अब ये तमाम एंट्रीज की वैल्यूज आ गई हैं, तो इसमें आप पुट कर दें इन एंट्रीज को, तो ये हमारा पर्टिकुलर मैट्रिक्स बन जाएगा 2 क्रॉस 2 का। लेकिन इस मैट्रिक्स की हर एंट्री इस फार्मूले से हमने बनाई है, यानी इस तरह का कोई भी MCQ या ऑब्जेक्टिव आपको बनकर आ सकता है कि ये कोई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, अंडर दिस रूल और अंडर दिस फार्मूला वो नीचे कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो आप 1-2 एंट्रीज बनाकर फौरन नीचे गैस या जज कर सकते हैं कि वो कौन सा मैट्रिक्स है। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपको होगी तो आप 2.3 को बड़े आराम से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने अगली बातों को डिस्कस करने से पहले ये एक जनरल मैट्रिक्स लिया है 4 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स है। इसमें A11, A12, A13, A14 ये स्टूडेंट्स इसकी जनरल एंट्रीज हैं, यानी ये एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं, बट यहाँ पे हम इन जनरल इनको A11, A12, A13, A14 कह रहे हैं। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। स्टूडेंट्स इसमें A11 ये नीचे जो नंबर्स हैं ये क्या चीज़ हैं, ये स्टूडेंट सबस्क्रिप्ट हैं। यहाँ पे जो भी डिजिट होता है ये सबस्क्रिप्ट होता है। यहाँ ऊपर फर्ज करो कोई नंबर मैं लिखूं तो ये सुपरस्क्रिप्ट होता है, ये नीचे वाले नंबर सबस्क्रिप्ट होते हैं। तो इनको हम सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स कहेंगे। फिलहाल हम A सब 11, A सब 12, A सब 13, A सब 14 पढ़ना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम यूं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में यूं पढ़ लेते हैं A11, A12, A13, A14, तो जैसे मर्जी पढ़ लें। अब स्टूडेंट्स इसमें ये शो क्या कर रहे होते हैं, A11 या A12 का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये जो भी नीचे यहाँ पे इंडेक्स होते हैं या सबस्क्रिप्ट होते हैं, इनफैक्ट ये स्टूडेंट्स एलिमेंट की पोजीशन बता रहे होते हैं या एलिमेंट का एड्रेस बता रहे होते हैं, पता बता रहे होते हैं, या यूं कह लें कि ये एलिमेंट की लोकेशन बता रहे होते हैं कि कोई एलिमेंट कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पे A13 में अगर बोलूँ तो इसका मतलब है एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्ज कर लो मैं A33 बोलूं तो इट मीन एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ये जो नीचे इंडेक्स हैं या ये जो सबस्क्रिप्ट हैं नीचे, ये इनफैक्ट हमें एलिमेंट की पोजीशन, एलिमेंट का एड्रेस या एलिमेंट की लोकेशन बता रहे होते हैं। स्टूडेंट्स इसमें अब हम अगली डेफिनेशन प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल देखते हैं कि इसमें किसी भी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स वो तमाम एलिमेंट्स जो इस पोजीशन में पड़े होते हैं ये सारे मिलकर प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल बनाते हैं। आप गौर करें ये वाले एलिमेंट, अब इनमें क्या चीज है, A11, A22, A33। इन जनरल अगर मैं Aij एक जनरल एलिमेंट ले लूं तो इट मीन अगर Aij में I इक्वल टू J कर दिया जाए तो फिर ये जो एलिमेंट होंगे ये मेन डायगोनल एलिमेंट होंगे। जैसे अगर मैं I को भी 1 लूं और J को भी 1 लूं, IJ11 ले लूं तो ये एलिमेंट बन रहा है। I और J22 ले लूं तो ये एलिमेंट बन रहा है। IJ33 ले लूं तो ये एलिमेंट बन रहा है। इट मीन वो सारे एलिमेंट जो इस फॉर्म में पड़े हैं जिनमें I इक्वल टू J है, वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर
मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बनाएंगे। इट मीन ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये क्या बना रहे हैं, मेन डायगोनल बना रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बना रहे हैं। इट मीन इस डायगोनल को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स का मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। जबकि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये मैट्रिक्स का सेकेंडरी डायगोनल बनाएंगे। इस डायगोनल को सेकेंडरी डायगोनल कहेंगे, जबकि इस डायगोनल को हम मेन डायगोनल कहेंगे। तो हम स्टूडेंट्स आगे जो भी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे वो इस मेन डायगोनल पर डिस्कशन करेंगे। यानी हम जब भी बोलेंगे तो मेन डायगोनल या इस प्रिंसिपल डायगोनल पर डिस्कशन करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये जो हमारे पास मेन डायगोनल है इस पर डिस्कशन करेंगे। मेन डायगोनल के अंदर कौन सी एंट्रीज होती हैं, जिनमें आई और जे इक्वल होता है, जबकि सेकेंडरी डायगोनल में कौन सी एंट्रीज होती हैं। अगर आप इधर से देखें, आई नंबर जो है, जो कि पहला नंबर है, आई नंबर ये इंक्रीज कर रहा है और जे जो है वो डिक्रीज कर रहा है। लेकिन इधर से इधर देखें तो आई डिक्रीज कर रहा है, जबकि जे जो है वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है। ये जस्ट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि इन मेन डायगोनल एंट्रीज या प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज आई इक्वल टू जे होता है, बट इन सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आई इज नॉट इक्वल टू जे होता है। स्टूडेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि आगे हम जितनी भी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे उनमें हम मेन डायगोनल को ही डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल को ही डिस्कस करेंगे। और मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या इन शॉर्ट इसको मैं डायगोनल ही बोलूंगा। डायगोनल एंट्रीज जब भी मैं बोलूंगा तो ये मेन डायगोनल एंट्रीज ही बोलूंगा। हम सेकेंडरी डायगोनल पर आगे डिस्कशन नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, एक और बात गौर से सुनेंगे, देखेंगे कि मेन डायगोनल से हटकर जो एंट्रीज होती हैं, ये ऊपर और नीचे वाली, मेन डायगोनल के ऊपर वाली और नीचे वाली एंट्रीज, इनमें ये जो नीचे इंडेक्स होते हैं, ये सबस्क्रिप्ट होते हैं, इनका आपस में क्या ताल्लुक होता है, गौर करें। मेन डायगोनल्स के जो ऊपर वाली एंट्रीज होती हैं इनमें ये जो आई है ये लेस देन जे होता है। गौर से देखें, ए आई जे में जो आई है वो लेस देन जे है। कोई भी नंबर आप देख लें, ये देख लें, इसमें I1 J2, इसमें I1 J3, इसमें I1 और J4 है, इसमें I2 और J3 है। तो जो मर्जी मेन डायगोनल से ऊपर जो मर्जी एलिमेंट देखें उसमें I लेस देन J है, जबकि इधर ये रिलेशन रिवर्स है। मेन डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें आप देखें तो ए आई जे के मुताबिक I जो है वो ग्रेटर देन J है। चेक कर लें, ये कोई मर्जी एलिमेंट देख लें, लेट A4 1 है तो इसमें I 4 है और J क्या है, 1 है, तो I ग्रेटर देन J। A3 2 है तो इसमें I 3 और J 2 है, I ग्रेटर देन J। तो ये वाली बात जो है ये अगली डेफिनेशन में यूज होनी है। आप इसको अभी से देख लें, समझ लें, ये आगे जाकर यूज होनी है। इट मीन I लेस देन J या I ग्रेटर देन J, ये वो एंट्रीज हैं जो मेन डायगोनल से हटकर हैं। और मेन डायगोनल में कौन सी एंट्रीज हैं, मेन डायगोनल में वो एंट्रीज हैं जिनमें I और J क्या होता है, इक्वल होता है। आपसे ये MCQ भी पूछ सकता है कि इफ AIJ I इक्वल टू J, तो ये कौन सी एंट्रीज होगी या ये कहाँ पे सिचुएटेड होगी। ये वो एंट्री है जो मेन डायगोनल के ऊपर पड़ी है, जो मेन डायगोनल पर पड़ी है। बट आपसे यूं भी कह सकता है AIJ इफ I लेस देन J, तो ये एंट्री कहाँ पे होती है, तो आप कहेंगे ये वो एंट्री है जो मेन डायगोनल के ऊपर पड़ी होती है। और इसी तरह से ये वो एंट्री है जो मेन डायगोनल के नीचे पड़ी होती है। और AIJ I इक्वल टू J, इट मीन ये वो एंट्री है जो मेन डायगोनल के ऊपर पड़ी होती है। स्टूडेंट, एक और बात भी याद रख लें, अगर कहीं सिर्फ यूं लिखा हो AIJ, इट मीन ये मैट्रिक्स की कोई जनरल एंट्री है, कोई जनरल एलिमेंट है। सिर्फ AIJ लिखा हो, साथ कुछ ना लिखा हो, इट मीन ये मैट्रिक्स की कोई जनरल एंट्री है। और पर्टिकुलरली अगर यूं लिख लिया जाए A21, तो इट मीन ये कोई जनरल एंट्री है, बट ये पड़ी कहां पर है, ये सिचुएटेड कहां पर है, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के क्रॉस में पड़ी है। ये देख लें, A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये वाली एंट्री, दिस एंट्री इज सिचुएटेड एट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये एंट्री क्या है, दिस एंट्री सिचुएटेड एट ith रो एंड jth कॉलम। ये भी जनरल एंट्री है,
ये भी जनरल एंट्री है, बट दिस इज द मोस्ट जनरल एंट्री एंड दिस इज द जनरल एंट्री सिचुएटेड एट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। एंड स्टूडेंट्स, अगर ए आई जे के साथ वो यूं ब्रैकेट डाल दे, इट मीन अब ये एंट्री नहीं है ये, बल्कि एक मैट्रिक्स बन गया, ये एक जनरल मैट्रिक्स बन गया। उसमें यहाँ ऑर्डर मेंशन करेगा कि इसका ऑर्डर कितना है, यानी आई या जे कहाँ तक जा सकते हैं। फर्ज कर लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्रॉस 2, इट मीन आई भी 2 तक जाएगा और जे भी 2 तक जाएगा। इसको अगर हम ओपन करें तो A11, A12, A21, A22, ये मैट्रिक्स की फॉर्म बन गई। तो ये इस तरह से हमें मैट्रिक्स ओपन करके लिखना होता है। फर्ज कर लो ऐसे लिखा जाए ए आई जे 3 क्रॉस 3। स्टूडेंट्स, इस तरह की जो फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं कंपैक्ट फॉर्म। दिस इज कॉल्ड कंपैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। कंपैक्ट फॉर्म, कंपैक्ट फॉर्म का मतलब वो पैक्ड होती है, वो क्लोज्ड होती है, वो बंद होती है। अगर हम इसको ओपन करें तो आई और जे 3 क्रॉस 3 तक जाएगा। अगर हम इसको ओपन करें तो आई और जे दोनों 3 3 तक जाएंगे। आई की वैल्यू भी 1 2 3 और जे की वैल्यू भी 1 2 3। तो आई को मैं अगर 1 लूं और जे को मैं वेरी करूं, A11, आई को मैंने 1 लिया और जे को मैं वेरी करूं A12, A13, जे को 3 तक लेना है। अब A21, आई को मैंने 2 दिया, A21 जे को वेरी करूं A22, A23, A31, A32, A33। तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो ये इसकी कंपैक्ट फॉर्म है और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की ये कंपैक्ट फॉर्म है और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो अगर ऐसे हम लिखेंगे तो ये एक जनरल एंट्री है, लेकिन इसको अगर हम ऐसे ब्रैकेट के साथ लिख दें तो ये एक मैट्रिक्स बन जाता है। फिर उसमें यहाँ वो ऑर्डर लाजमी मेंशन करेगा कि इसका ऑर्डर कितना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स लाइंग और प्रेजेंट बिलो द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल से नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे? दे विल बी जीरो। वो क्या होंगे? दे आर जीरो। ऑल द एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल, वो सारे के सारे क्या होंगे? जीरो। ये मेन डायगोनल एंट्री है। इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो अगर हो तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ऑल द एंट्रीज बिलो डायगोनल, उनमें आपको मैंने कहा था कि आई क्या होता है? ग्रेटर देन जे होता है। तो यहाँ पे इन अदर वर्ड्स ये मैथमेटिकल फॉर्म है ए आई जे इक्वल टू 0 वेयर आई इज ग्रेटर देन जे। तो ये वाले सारे एलिमेंट्स मिलकर कौन सा मैट्रिक्स बनाएंगे? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इनफैक्ट यहाँ पे ट्राइंगल जो है वो ऊपर बनेगी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यानी डायगोनल के नीचे नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। डायगोनल में से भी कोई 1 2 एलिमेंट्स जीरो हो सकते हैं, मसलन ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी सारा डायगोनल जीरो ना हो, कोई 1 2 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स जीरो हो सकते हैं। फुल डायगोनल जीरो ना हो और डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इसकी रिवर्स डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंग अबव द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो? आर जीरो। दैट इज ए आई जे इक्वल टू 0 वेयर आई लेस देन जे। अब मेन डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन होती है कि आई लेस देन जे होता है। इट मीन आई लेस देन जे वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो। अब मेन डायगोनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो है। आप देख लें तो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। और इनफैक्ट यहाँ पे ये ट्राइंगल जो है ये लोअर ट्राइंगल बन रही है, ये अपर ट्राइंगल बन रही है और ये लोअर ट्राइंगल बन रही है। दैट्स वाई इस मैट्रिक्स को अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को हम क्या कह रहे हैं? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, जस्ट वो इतनी बात लिखकर पूछ सकता है कि ये कंडीशन किस तरह के मैट्रिक्स पर होती है। तो ये कंडीशन जो होती है ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पर होती है और इस तरह की जो कंडीशन है ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पर होती है।
स्टूडेंट्स, हम वो टॉपिक जो फेडरल बोर्ड ने अपने असेसमेंट फ्रेमवर्क में मेंशन किए हुए हैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.3 पर पहुंच रहे हैं। ये टॉपिक इसलिए बताना ज़रूरी है कि इनमें से एमसीक्यू ज़रूर बनकर आ सकता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है, हर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होता, वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। फॉर ए टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर होना है तो उसके अंदर ये एक कंडीशन होनी चाहिए कि उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वापस वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही बने, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए या ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, मैं ट्रांसपोज की डेफिनेशन एक बार फिर रिपीट करके आपको इस पे दोबारा आता हूं, तभी फिर सही समझ आएगी। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज क्या करता है? रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देता है। लेट ये एक मैट्रिक्स है, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो रो को ये कॉलम बना देगा। 173 रो है, 173 कॉलम बन गया। 246 रो है, इधर ये 246 कॉलम बन गया। 098 रो है, ये 098 कॉलम बन गया। इन जनरल फर्ज कर लो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, मैंने इसलिए ऑर्डर 3x3 का लिया, ये समझ जल्दी आ जाएगा। तो ये एक जनरल मैट्रिक्स है 3x3 का, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो जो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो जो है ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये अपनी पोजीशन पर ही बरकरार रहती हैं, यानी ट्रांसपोज से पहले और ट्रांसपोज के बाद डायगोनल एंट्रीज अपनी ही पोजीशन पर रहेंगी। फर्क कहाँ पे पड़ता है स्टूडेंट्स? ये एंट्रीज अक्रॉस द डायगोनल, ये देखें एंट्रीज अक्रॉस द डायगोनल, A12 ये इसकी जगह पे आ जाएगा ट्रांसपोज में और A21 जो है ये उधर चला जाएगा, ये शिफ्ट होगी। एंट्रीज अक्रॉस द डायगोनल, एंट्रीज अक्रॉस द डायगोनल ये एक्सचेंज हो जाती हैं। A12 A21 की जगह पे चला जाएगा और A21 जो है ये A12 की जगह पे आ जाएगा। सिमिलरली A13 यहाँ पे आ जाएगा और A31 यहाँ पे आ जाएगा, चेक कर लें। सिमिलरली A32 यहाँ पे आ जाएगा और A23 यहाँ पे आ जाएगा। ये देख लें, यहाँ पे भी देख लें, डायगोनल एंट्रीज अपनी जगह पर रही हैं, लेकिन 7 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 0 और 3 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे एंड इसी तरह से 9 6 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी जब हम A ट्रांसपोज लेते हैं तो AIJ एंड AJI जो हैं ये एंट्रीज आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं, बट AIJ जिनके लिए I इक्वल टू J होता है वो एंट्रीज अपनी ही डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो अपनी ही पोजीशन पर रहती हैं, बट वो एंट्रीज जिनमें I और J इक्वल नहीं होता वो आपस में क्या है? एक्सचेंज हो जाती हैं। अब इस बात को मैंने इधर यूज करना है, फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक होना है तो उसके अंदर देन ये कंडीशन होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? दिस हैपन्स और पॉसिबल ओनली व्हेन या इफ AIJ एंड AJI एंट्रीज ये सेम हो। किसी भी मैट्रिक्स में अगर AIJ और AJI यानी एंट्रीज अक्रॉस द डायगोनल अगर सेम होंगी, दैट इज द एलिमेंट्स अक्रॉस द डायगोनल ये सेम होंगी, तो ऐसा मैट्रिक्स जरूर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी अब मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूं जिस पर ये कंडीशन अप्लाई करूंगा। इट मीन इसका क्या मतलब है? द एंट्रीज अक्रॉस द डायगोनल दे मस्ट बी सेम। दिस पॉसिबल ओनली इफ AIJ एंड AJI ये क्या हो? इक्वल हो। दैट इज द एलिमेंट्स और एंट्रीज अक्रॉस द डायगोनल दे मस्ट बी सेम। ये बात अब मैं स्टूडेंट्स किसी मर्जी मैट्रिक्स पर अप्लाई करूं तो वो मैट्रिक्स फिर जरूर सिमेट्रिक होगा। आए मैं 3x3 लेता हूं, कोई भी एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं 3x3 का 176
अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे 7 है तो इधर भी मैं 7 लिखूंगा तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। लेट यहाँ पे 0 कर ले, कोई बात नहीं, -3। अब ये एंट्रीज अक्रॉस द डायगोनल, ये अगर 6 है तो यहाँ पे भी मैं 6 लिखूंगा, और ये अगर -3 है तो यहाँ पे भी मैं -3 लिखूंगा। डायगोनल एंट्री जो मर्जी ले लें, लेकिन एंट्रीज अक्रॉस द डायगोनल, एलिमेंट्स अक्रॉस द डायगोनल, दे मस्ट बी सेम। ऐसी बात होगी किसी भी मैट्रिक्स में तो स्टूडेंट्स वो मैट्रिक्स जरूर सिमेट्रिक होगा। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी सिमेट्रिक, ये बात या ये बात एक ही है, ये सिचुएशन या ये सिचुएशन एक ही है। ये सिचुएशन क्या है, द एंट्रीज या एलिमेंट्स अक्रॉस द डायगोनल वो सेम हो। अब आए इसका ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज, ये अगेन ओरिजिनल मैट्रिक्स से बनेगा। कैसे, 1 7 6 है, ये रो है, इसको कॉलम बना लें ए ट्रांसपोज में। ये रो है, इसको कॉलम बना लें, ये रो है, इसको कॉलम बना लें। लेकिन आप चेक करें, ये तो अगेन ए बन चुका है, दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इट मीन स्टूडेंट्स, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या उसको सिमेट्रिक होना है तो उसके अंदर ये कंडीशन या ये सिचुएशन लाजमी हो, क्या, कि एंट्रीज या एलिमेंट्स अक्रॉस द डायगोनल दे मस्ट बी सेम। अब वजह क्या है, अगर ये एंट्री सेम होंगी तो जब मैं इनका ट्रांसपोज लूंगा स्टूडेंट्स, डायगोनल एंट्रीज तो अपनी जगह पे रहेंगी जैसे मैंने अभी बताया, लेकिन ये एंट्रीज जो अक्रॉस द डायगोनल है ये अगर सेम है तो मैं जब ट्रांसपोज लूंगा तो एंट्रीज अक्रॉस द डायगोनल वो अपनी जगह को एक्सचेंज करते हैं। इट मीन ये जब एक्सचेंज होकर यहाँ पे आएगी तो ये तो वही रहेगी। इट मीन ट्रांसपोज के बाद भी ये वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही रहेगा। सर आपने ये डेफिनेशन हमें क्यों समझाई या क्यों बताई, हम तो जस्ट इसी पर फोकस करते थे। स्टूडेंट्स अब होगा ये कि आपको 4 मैट्रिसेस देगा, एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव यूं होगा, विच वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विच वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और नीचे स्टूडेंट्स 4 मैट्रिसेस होंगे। ए ऑप्शन में भी कोई मैट्रिक्स होगा, बी ऑप्शन में भी कोई मैट्रिक्स होगा, सी ऑप्शन में भी कोई मैट्रिक्स होगा, और इसी तरह से डी ऑप्शन में भी कोई मैट्रिक्स होगा। फर्ज कर लो आखिरी ऑप्शन में ये मैट्रिक्स पड़ा है और बाकी पिछले जो 3 ऑप्शंस हैं उनमें कोई मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आप अगर हर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर ये चीज चेक करेंगे तो उस पर तो बड़ा टाइम लगेगा। इसका ट्रांसपोज लेकर चेक करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेकर चेक करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेकर चेक करेंगे, इस तरह से डी तक पहुंचने में आपको 4-5 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस कंडीशन का पता है तो आप हर मैट्रिक्स में जस्ट ये सीन देखेंगे, ये कंडीशन देखेंगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल सेम है। जस्ट ये देखें, ये ढूंढें, डायगोनल को ना ढूंढें। डायगोनल ने तो अपनी पोजीशन पे, अपनी जगह पे रहना है। बिफोर ट्रांसपोज एंड आफ्टर ट्रांसपोज डायगोनल ने तो अपनी पोजीशन पर ही रहना है, अपनी जगह पे रहना है। लेकिन एंट्रीज अक्रॉस द डायगोनल ये एक्सचेंज हो जाती हैं। तो ये अगर सेम हुई जिस मैट्रिक्स में, वो मैट्रिक्स डेफिनेटली क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हमें ट्रांसपोज लेकर चेक करने की नहीं जरूरत होगी एमसीक्यू के अंदर, हम जस्ट ये कंडीशन या ये सिचुएशन ढूंढेंगे तो वो फौरन हमें डी में नजर आएगा, हम डी को टिक कर लेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसी तरह की बात अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह का होता है, उसके एलिमेंट्स पे क्या कंडीशन होती है। तो आए हम डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की देखते हैं। स्टूडेंट्स 3.3 एक्सरसाइज तक पहुंचने के लिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स ए को अगर स्क्यू सिमेट्रिक होना है, हर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा, वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा जो इस कंडीशन या इस रिस्ट्रिक्शन पर पूरा उतर रहा हो। क्या, फॉर ए टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है देन ए ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू -a। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यूं भी कह सकते हैं नेगेटिव ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू पहले लिख लें और -a ट्रांसपोज बाद में लिख लें। इन तीनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ स्क्यू से मुराद नेगेटिव के सेंस में लेना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब भी लफ्ज स्क्यू आ जाए तो आपने नेगेटिव के सेंस में लेना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक
का क्या मतलब है? ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा जिसका ट्रांसपोज लें और फिर माइनस कॉमन लें तो फिर जाके ओरिजिनल मैट्रिक्स ए बनेगा। यानी सिमेट्रिक में सिर्फ एक काम करते हैं, क्या? ट्रांसपोज लेते हैं। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में दो काम करते हैं, ट्रांसपोज भी लेते हैं और -1 कॉमन भी लेते हैं, तो फिर ये जाकर क्या बनता है? ए मैट्रिक्स बनता है। अब ये सिचुएशन या ये कंडीशन किस तरह के मैट्रिक्स पर हुआ करती है? अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक होना है तो उनके एलिमेंट्स पर यह बात होनी चाहिए, दिस पॉसिबल ओनली इफ एलिमेंट्स अक्रॉस द डायगोनल। मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स अक्रॉस द डायगोनल, एलिमेंट्स ऑफ ए अक्रॉस द डायगोनल आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हों? एलिमेंट्स। मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? एलिमेंट्स अक्रॉस द डायगोनल, वो क्या हों? एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हों। एंड द डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 0, और डायगोनल एंट्रीज को क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। मेन डायगोनल एंट्रीज को क्या होना चाहिए? 0। इस बात को मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे? ए आई जे और ए जे आई ये इक्वल हों लेकिन एक दूसरे का क्या हो? एडिटिव इनवर्स हों। एंड ए आई जे फॉर आई इक्वल टू जे, यानी डायगोनल एंट्रीज को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये मैं अभी बताता हूं कि इनको 0 क्यों होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स ये दोनों बातें किसी भी मैट्रिक्स पर आप लागू कर दो, अप्लाई कर दो, तो वो मैट्रिक्स जरूर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आए देखें, मैं 3x3 मैट्रिक्स ले रहा हूं और उस पे मैं ये कंडीशन लगा रहा हूं, डायगोनल एंट्रीज को 0 लें एंड एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल ये एडिटिव इनवर्स रखें। 6 के अपोजिट यहां पे फिर -6 हो, और ये अगर मैं -4 ले रहा हूं तो इसको 4 होना चाहिए। अब मैं गारंटी और श्योरिटी देता हूं कि ये अगर मैट्रिक्स मैंने इस कंडीशन के मुताबिक बनाया है तो ये मैट्रिक्स जरूर स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे? आप इसका ट्रांसपोज लें, मैं यहां पे ट्रांसपोज ले, ट्रांसपोज लिया 0 7 6 0 7 6 -7 0 -4 -6 4 0, ट्रांसपोज ले लिया। अब इसमें से माइनस कॉमन लें, -1 कॉमन लें, 0 7 6 -7 0 -4 -6 4 0। अब आप गौर करें, मैं थोड़ी देर इस माइनस को मिटा रहा हूं, अब ये आपका ए बन चुका है, चेक कर लो। इस माइनस के साथ, यहां जो माइनस था, इस माइनस के साथ ये वापस ए बन रहा है। इट मीन दिस इज नेगेटिव टाइम ए। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ए बन जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को देखें तो इस पर मैंने ये कंडीशन लगाई थी, क्या? डायगोनल एंट्री 0 हो और एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल ये एक दूसरे का क्या हो? स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा? दैट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब 0 होने की क्या वजह है? स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं तो डायगोनल एंट्रीज तो अपनी जगह पर रहती हैं, बट एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल ये एक्सचेंज हो जाती हैं। अब ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो डायगोनल एंट्री तो अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन जब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो वाहिद 0 ऐसा नंबर है जिसमें से माइनस कॉमन लें या उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही रहता है। तो इट मीन अगर मैं यहाँ पे डायगोनल एंट्री 0 के अलावा कुछ रखता, लेट 2 रखता, आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो वो तो फिर -2 बन जाएगा, वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स तो नहीं बनेगा। इट मीन स्क्यू सिमेट्रिक के वक्त डायगोनल एंट्रीज को 0 होना चाहिए, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो वाहिद 0 ऐसा नंबर है जिसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो वो हट के 0 ही रहेगा और डायगोनल एंट्रीज अपनी जगह पर रहेगी, तो इसलिए ये 0 पर फर्क या असर नहीं पड़ेगा और अगेन हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही बनेगा। सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a किसी मैट्रिक्स के स्क्यू सिमेट्रिक होने की निशानी या गारंटी है, और उस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होंगी उसको इस तरह से होना चाहिए।
अब स्टूडेंट्स उसी तरह से कोई एमसीक्यू वो बना दे कि विच वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नीचे 4 ऑप्शन हो और आखिरी ऑप्शन आपका ये हो, तो आप सब मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लें, फिर उसमें से माइनस कॉमन लें। इस पे तो बड़ा टाइम लगेगा, ये तो टाइम टेकन ऑब्जेक्टिव होगा अगर आप इस मेथड से करेंगे। लेकिन अगर आप उसके अंदर ये सिचुएशन या ये कंडीशन देखेंगे कि किस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री 0 हैं और साथ दूसरी बात यह है कि एंट्रीज अक्रॉस डायगोनल वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं, तो आप फौरन ये बात ढूंढते हुए डायरेक्ट उस मैट्रिक्स को टिक कर लेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे भी एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए अक्रॉस द डायगोनल मस्ट बी सेम। यहाँ पे भी आपने एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए अक्रॉस द डायगोनल दे मस्ट बी 0, ये यहाँ पे कंसीडर कर लें।